जय हिंद बच्चों। मैंने आश्रम पद्धति विद्यालय के लिए हिंदी के ग्रामर के काफ़ी वीडियोस बनाए और विश्वास कीजिए उसमें से जो उस तरह के प्रश्न हैं जो मैंने पैटर्न बताया उससे आएंगे ही आएंगे। और 28 तारीख को जब आपकी परीक्षा हो जाएगी तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा कि कैसे प्रश्न पत्र आया था, क्योंकि इसका प्रश्न पत्र बच्चों को नहीं दिया जाता है। आज देखिए मैं मिक्स क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, क्योंकि एक जो पैटर्न मैंने समझा बच्चों से बात करके, किसी भी क्लास का एक सामान्य जो विज्ञान की चीज़ें होती हैं वो भी हर एक क्लास में पूछी जा रही हैं, तो उसी आधार पर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। बच्चों ऐसे देखिए, ये जो लिखित प्रश्न हैं ये तो मैंने बहुत ढेर सारे बनाए हुए हैं ऑलरेडी। जो बच्चे कक्षा 9 के लिए तैयारी कर रहे हैं या 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेरे NMMS के विज्ञान के वीडियो हैं, उसको देख लीजिए। साइंस का अलग से बना हुआ है प्लेलिस्ट और मैथ का अलग से बना है, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, साथ में सामाजिक अध्ययन का भी बना हुआ है, उसे भी आप देख लीजिए। तो वैसे ही बच्चों प्रश्न जो है आने वाले हैं। और एक और चीज़ है कि मैं प्रयास करूँगा, देखिए 28 को आपका एग्ज़ाम है तो 27 को मैं लाइव क्लास कर दूँगा। ठीक है, जिसमें 1-2 घंटा जितना आपको पढ़ाना हो मैं पढ़ा दूँगा शाम के समय में। और उसके पहले भी होली के पहले, होली के समय जब आपकी छुट्टियां हों, जब आपके पास मोबाइल उपलब्ध हो, तो आप मैसेज कीजिएगा कि किस समय आपको लाइव क्लास चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैसेज बच्चे करेंगे तब मैं लाइव क्लास करूँगा, नहीं तो केवल एक लाइव क्लास मैं 27 को ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो आप मैसेज कीजिएगा जैसा भी हो। और आज का जो वीडियो है, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बच्चों लिंक मिल जाएगा। काफ़ी बच्चे अटल आवासीय विद्यालय में सफल हो रहे हैं और आश्रम पद्धति के लिए कई बच्चों के प्रश्न आ रहे थे कि सर एडमिट कार्ड ऑनलाइन नहीं मिलेगा। भाई जब आप लोग वीडियो पूरा देखते ही नहीं हैं, फिर सवाल यूट्यूब पे पूछते हैं। और जो बच्चे व्यक्तिगत मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं कृपया ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है ना करें, क्योंकि कई बच्चों के इंपॉर्टेंट मैसेज छूट जा रहे हैं आपकी वजह से। कई बच्चे हाई लिख कर भेज रहे हैं, कई लोग सिम कार्ड का मैसेज लिख के भेज रहे हैं। ठीक है, तो इससे देखिए मैं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ, तो ये जो मेरा कार्य है फिर वो बाधित हो रहा है। तो बच्चों पहला प्रश्न है आपके सामने। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है, इनमें से एक गैस वायु का 21% भाग है। मानव के शरीर में जीवित रहने के लिए कौन सी आवश्यक गैस है? ये तो सबको पता होगा। सबसे ज़्यादा अगर प्रतिशत है तो नाइट्रोजन का है, इसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है। ऑक्सीजन 21% है बच्चों। ठीक है, ओजोन का क्या काम है? ओजोन जो है सूरज से आने वाली पैराबैंगनी किरणों को रोकती है और कैंसर, त्वचा की कैंसर होने से हमें बचाती है। ठीक है, और ओजोन की परत क्यों ख़राब हो रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ख़राब हो रही है। तो काफ़ी प्रश्न मिलते जुलते हैं जो कि इससे आते हैं। और आर्गन क्या है? एक तरह का नोबल गैस है, किसी से रिएक्ट नहीं करता, बहुत ही स्टेबल रहता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो स्रोत ये नहीं है पूछ रहा है। मोटर वाहनों के निर्वातक, जलाऊ लकड़ी का जलना, विद्युत संयंत्र या पवन चक्की। तो प्रदूषण किससे नहीं होगा भाई? पवन चक्की से नहीं होगा, क्योंकि इसमें पंखा चलता रहता है, हवा की सहायता से बिजली पैदा होती रहती, कोई प्रदूषण ही नहीं होता है। ठीक है, वायु प्रदूषण कम करने के लिए अपने विद्यालय जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग करें? ठीक है, कार का, ऑटो रिक्शा का, स्कूटर का या स्कूल बस का। ये देखिए सब लोग इसमें एक एक दो दो लोग ही जाएंगे, सब में पेट्रोल डीजल लगे। स्कूल बस में भी जाएंगे, लेकिन स्कूल बस में जैसे 50 बच्चे जाएंगे, तो भाई एक ही गाड़ी से प्रदूषण फैला ना, और इतने बच्चे पहुंच गए। ठीक है, तो इनमें सबसे सेफ कौन है? सबसे कम पूछ रहा है तो वो है स्कूल बस। तो इस तरह से ये चालाकी वाले प्रश्न आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जल संरक्षण के लिए नहीं है? तो इसमें बच्चों प्रतिस्थापन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण का प्रकार है। तो जो बच्चे देखिए 6, 7, 8 और 9 की तैयारी करें, उस सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगरा इसमें क्या है, किसकी वजह से है ताजमहल प्रभावित हो रहा है? तो वायु प्रदूषण की वजह से। उसमें सल्फ़र के और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, ऑक्साइड हैं, वो पानी के साथ मिलकर अम्ल बना रहे हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, और नाइट्रिक अम्ल। उस वजह से संगमरमर जो है पीला पड़ रहा है। ठीक है, रिएक्शन करके। इसके बाद है पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन होता है। ठीक है, तो क्या बनेगा? तो इसमें बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जो कि हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही घातक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। संगमरमर के संक्षारण का कारण, मतलब जो संगमरमर खराब हो रहा है, तो यहाँ ताजमहल का भी आ सकता है। ठीक है, तो वो हो रहा है अम्ल वर्षा के लिए। तो अभी मैंने बता दिया कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन सा एसिड हैं। ठीक है, तो ये है जिससे संगमरमर खराब हो रहा है, ये है नाइट्रिक अम्ल, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है बच्चों, काफ़ी जो प्रश्न है मैं लिख के नहीं दिखा सकता, ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप उसको प्लेलिस्ट से देखिएगा।
अब मैं आपको केवल प्रश्न पढ़ूंगा, उसके उत्तर बताऊंगा, और ये जान लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न इसलिए आएंगे, मतलब आप जान लीजिए इससे प्रश्न आने ही आने हैं, और जो विज्ञान की किताबें हैं उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अलग से। ध्यान से सुनते जाइएगा और उसको इम्पोर्टेंट हो तो नोट करते जाइएगा अगर आपको नहीं आता हो। देखिए रासायनिक और उर्वरक की बातें होती हैं तो 4 ऑप्शन आपको कोई भी मिल जाएंगे, इस पे से कोई नहीं है। तो कौन कौन है? तो यूरिया है, रासायनिक उर्वरक, ठीक है। मैं रुके कलर इसका चेंज कर दूं कि थोड़ा सा आपको और अच्छा दिखे, ठीक है। उसके बाद फॉस्फेट है, उसके बाद आपका पोटास है, ठीक है, पोटास है। तो ये सब जो है कीटनाशक, ये सब दवाएं हो रही हैं जो कि खेती में इस्तेमाल हो रही हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुछ आसान भी लूँगा, कुछ कठिन भी हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद है आपका एजुसेट। एजुसेट क्या है? ध्यान दीजिएगा, एजुसेट क्या है? इंग्लिश में भी है ADUSAT। तो एजुसेट बच्चों एक शैक्षणिक उपग्रह है जिसे शिक्षा दी जा रही है, ठीक है। अंतरिक्ष खोज में विज्ञान की क्या देन है? तो देखिए चंद्रयान भेजा गया, अब तो चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, तो काफ़ी कुछ भेजा गया, तो ऑप्शन में आ सकता है आपका, ठीक है। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो सबको पता होगा, लेकिन जो बच्चे 6 वाले हैं शायद उनको ना पता हो। केचुए। केचुए जो हैं वो आपके किसान के मित्र होते हैं, तो इनको नहीं मारना चाहिए, ठीक है। अब तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाले संगीत या लाउड स्पीकर जो बजते हैं, बहुत आप लोग डीजे पे भी डांस करते हैं, कौन सा प्रदूषण उत्पन्न होता है? तो कई लोग सोचेंगे अरे इससे कहाँ प्रदूषण उत्पन्न होता है, लोग बहुत तेज़ी से डांस करते रहते हैं, कान बच्चों खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है बच्चों ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि का भी प्रदूषण होता है, ठीक है। 80 डेसिबल, ध्यान रखिएगा, 80 डेसिबल के ऊपर जो भी हमें आवाज़ सुनाई देती है वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारा कान कहाँ से सुन सकता है? 20 डेसिबल से हमारा कान सुनता है, ठीक है। इसके नीचे आपके चमगादड़ और ये सब जानवर हैं, वो सब व्हेल मछलियाँ ये सब सुनती हैं, ठीक है। और इसके बाद है बच्चों जो इम्पोर्टेंट है मैं बताते जा रहा हूँ, नोट डाउन करते जाइएगा। अब परमाणु बम सबसे पहले कहाँ गिराया गया था? तो सबको पता होगा, जापान देश में गिराया गया था, अमेरिका ने गिराया था, नागासाकी और हिरोशिमा नगर पर। नागासाकी और हिरोशिमा नगर पे गिरा था। अब देखिए रेफ्रिजरेटर और एसी जो चलते हैं, एयर कंडीशन होते हैं, उसमें गैस जो डाली जाती है जिससे ओजोन परत, ओजोन का फॉर्मूला ये है O3 है, मैंने बताया भी था, उसका क्षरण हो रहा है, तो है बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है, और बैक भी कर सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, जड़ी बूटियों को दवा के रूप में प्रयोग करने वाले महान चिकित्सक कौन थे? भारतीय चिकित्सक थे, काफ़ी पुराने थे, चरक, ठीक है। तो ये कनिष्क के दरबार में थे, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक कौन थे? शल्य, ये सर्जरी जो करते थे, सोचिए उस समय वैसा कुछ भी नहीं था, तो वो थे सुश्रुत जी, ठीक है। तो आपने इनका भी नोट कर लिया होगा। पाई आपने सब में जाना है कि पाई आर स्क्वायर उसका वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर उसके सरकमफेरेंस का होता है। तो पाई की वैल्यू भी आपको पता है। तो पाई की खोज किसने की? तो पाई की खोज बच्चों आर्यभट्ट ने की थी। तो ये सब सवाल आपके आ सकते हैं, इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान देखिए बच्चों एग्जैक्ट अभी भी ये एंड नहीं होता है, ये टर्मिनेट नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, भाग देंगे ना, भाग चलता ही रहेगा। तो 22/7 और दशमलव में 3.14 मान लिया जाता, भाग देंगे तो यही आएगा, ठीक है। लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू अभी भी नहीं है क्योंकि पाई इसका मान कभी ख़त्म ही नहीं होता बच्चों, ठीक है। इसके बाद है पौधों की संवेदनशीलता का पता सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने लगाया? तो ये लगाया था जगदीश चंद्र बोस। बच्चों देखिए वीडियो थोड़े अब लंबे हो सकते हैं क्योंकि सोचता हूँ कुछ टॉपिक, 1-2 टॉपिक ख़त्म कर दूँ उसके बाद ही कुछ करूँ, तो आप नोट डाउन करते जाइएगा। रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया? तो आता है ना वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? आप देखिए कोरोना का वैक्सीन कई बच्चों को लगा होगा, एडवर्ड जेनर। तो इनकी ही देन थी कि वैक्सीन का आविष्कार हुआ कि भाई वैक्सीन से रोगों से बचाव हो सकता है। ये प्रश्न काफ़ी बार आता है, पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो पेनिसिलिन एक तरह का एंटीबायोटिक है, तो ये हैं आपके अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। कई बच्चे
जो नहीं लिखना चाह रहे हैं वो जान लीजिए अपना नुकसान कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे मैं कई बच्चों के इंटरव्यूज़ भी डाल रहा हूँ, तो बच्चे ऐसे ही सफल नहीं हो रहे हैं। उनके आप इंटरव्यू सुना कीजिए, वो सभी सरकारी बच्चे हैं, ठीक है। सरकारी बच्चे होते हुए वो इतना कर रहे हैं। देखिए अटल आवासीय विद्यालय का आपने टॉपर देखा कैसे उसने पढ़ाई की। केवल वीडियोस वो बच्चे सर चला देते हैं वीडियोस और बच्चे देखते रहते हैं। कई जगह ऐसा हो रहा है, ठीक है। सर भी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि सर नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन वीडियो से काफ़ी बच्चों मदद मिल रही है सभी लोगों को, ठीक है। इसके बाद है आपका रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो ये पोलैंड के वैज्ञानिक क्यूरी तथा मैडम क्यूरी ने की थी। सभी लोग जानते हैं, इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। दूरबीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो दूरबीन की खोज गैलीलियो। क्योंकि बच्चों कई चीज़ें मैं लिखूंगा तो आपका भी समय नुकसान होगा, आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। गैलीलियो ने की थी। ग्रामाफोन की किसने की थी? तो थॉमस एडिसन ने की थी। थॉमस एडिसन ने की थी। और रेडियो की खोज किसने की थी? तो मार्कोनी ने की थी। तो ये देखिए खोज करता आता ही आता है, ठीक है। तो मार्कोनी ने की थी। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ये ऑटो हान ने किया था। अब देखिए ऑटो हान, ठीक है। इसके बाद है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? ग्रेविटी, कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं ज़मीन पर ही आता है, तो इसकी खोज किसने की थी? तो सर आइजैक न्यूटन ने की थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न बच्चों। परमाणु विद्युत सेल की खोज किसने की थी? वोल्टा। इसलिए देखिए वोल्ट एक अब यूनिट बन गया है। वोल्ट जो है अब एक यूनिट बन गया विद्युत में, ठीक है। उन्हीं के नामकरण पे हो गया है। डायनमो को खोज किसने की थी? डायनमो की खोज बच्चों माइकल फैराडे ने की थी। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो विलियम रोजेन ने की थी। इंग्लिश में काफ़ी लंबी स्पेलिंग है, हिंदी में आसान है। इसके बाद है परमाणु भट्ठी, जो परमाणु भट्ठी होती है उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज फर्मी ने की थी। टेलीविज़न की खोज किसने की थी? तो जॉन लेगी बेयार्ड, जॉन लेगी बेयार्ड ने की थी। टेलीफोन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने की थी। तो वीडियो पॉज कर करके आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अब इसके बाद है गति के सिद्धांत के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो गति का सिद्धांत भी न्यूटन ने ही बताया था। न्यूटन ने बहुत ज़्यादा खोज की बच्चों, आप जानते हैं इनका दिमाग अभी तक रखा हुआ है, लोग स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ये आइंस्टाइन ने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनका भी दिमाग अभी रखा हुआ है। प्रकाश का प्रकीर्णन रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? सर सीवी रमन जी ने, ठीक है। और आपको बताना चाहूँगा विज्ञान दिवस इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, अभी मैंने बताया था कुछ वीडियो में पहले। संख्या सिद्धांत के बारे में किस भारतीय वैज्ञानिक के बनाया था? तो एम रामानुजन, महान वैज्ञानिक थे एम रामानुजन, ठीक है। तो आप इसको बच्चों नोट डाउन कर लीजिएगा, जगह कम पड़ रही थी वहाँ पे। इसके बाद है क्वांटम मैकेनिक्स, एस एन बोस। गॉड पार्टिकल की खोज एस एन बोस, ठीक है। इसके बाद है आपका भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, इनके ऊपर फिल्म भी बनी है, आपने देखा होगा। इनका किस क्षेत्र में योगदान है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी बना हुआ है, आप जानते हैं। तो ये है आपको बच्चों अंतरिक्ष अनुसंधान। तो अंतरिक्ष में इन्होंने काफ़ी अनुसंधान किए और जिस वजह से एक संस्था की भी स्थापना हुई है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का किस क्षेत्र में योगदान रहा? तो प्रक्षेपण शास्त्र और मिसाइल प्रक्षेपण के क्षेत्र में रहा है, ठीक है। और कस्तूरी रंगन जो रहे हैं उन्होंने क्या योगदान दिया? तो उन्होंने अनुवांशिकी कोड की स्थापना की थी। उन्होंने भी जो मिसाइल के होते हैं उस पर उन्होंने काम किया था। और अनुवांशिकी कोड की स्थापना हरगोविंद खुराना जी ने दिया था, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अब देखिए इसरो की स्थापना, इसरो आप जानते हैं बच्चों, इसरो का फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। और कहाँ हुई है और अभी कहाँ है ये संस्थान? तो बंगलुरु में है। यहीं से जितने भी चंद्रयान 2 जो भी मिसाइल ये सब भेजे जा रहे हैं, सब यहीं से पूरी चीज़ रेगुलर बच्चों होती है, ठीक है। अब देखिए भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को किसमें विभाजित किया जा सकता है? तो बच्चों ये जो विभाजित किया जा सकता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, आप जानते हैं, ठीक है। तो हो गया आपका ठोस अवस्था में, आपका द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में, ठीक है।
एक आपको पता होगा, ठोस में अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा लें, लोहे का टुकड़ा लें, उसके जो ये अणु हैं या परमाणु जो भी कहिए, वो आपके अणु जो हैं, कण जो हैं, वो एकदम पास पास होते हैं, एकदम पास, एकदम सटे होते हैं। द्रव में कहे जाएं तो थोड़ी थोड़ी दूर पे होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे इनके, इसलिए फैलता है। इसमें क्या है, एकदम पास पास रहेंगे, ठीक है। और गैस में क्या है, गैस में और दूर होते हैं, सबसे दूर इसमें होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आकर्षण इसमें, इसके बाद इसमें और कम होगा, इसमें और कम होगा। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी है आपको। और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर तो तत्व किस तत्व होंगे, यौगिक होंगे और मिश्रण होंगे, ये आपको पता है। और किसमें जो है ये ठोस में क्या ये आकार व आयतन कैसा होता है, तो इसमें बच्चों ठोस में निश्चित होता है, ठीक है। और ठोस के कण जो हैं वो पास पास होते हैं, और द्रव का आकार जो है वो अनिश्चित होता है, और गैस का भी अनिश्चित होता है। तो ये आप जानते हैं, ये सब चीज़ें ये आ सकता है। और गैस में आकर्षण बल एकदम नहीं के बराबर होता है, इसके बाद इधर को वो बढ़ता जाएगा। सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में होगा, ठोस में होगा, क्योंकि इसके जो अणु हैं वो एकदम पास पास होते हैं। अब देखिए, घुलनशील अघुलनशील पदार्थ, जो घुल जाए और जो ना घुले। अब पत्थर को आप डालेंगे पानी में तो घुलेगा, पत्थर के टुकड़े ऐसे ही दिखेंगे, तो अघुलनशील। वैसे ही नमक डाल दीजिए, नमक डाल देंगे तो ये घुल जाएगा, तो ये घुलनशील पदार्थ में, तो इस पर भी विभाजित किया गया है। और किसी के जरिए हम आर पार देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, उस आधार पे भी 3 भागों में बांटा गया है। पारदर्शी, पारदर्शी उसे कहेंगे जिसके आर पार देखा जा सके, इसी में अ लगा दीजिए। अपारदर्शी जिसमें थोड़ा थोड़ा दिखे, और पारभासी जिसके जरिए एकदम ना दिखे। तो इसके उदाहरण आपको पता होंगे, ठीक है, क्या क्या है। जो शीशा पेंट नहीं किया रहता है वो पारदर्शी होगा, साफ साफ पता है हमें। जैसे कांच और जल हो गया पारदर्शी का। और आपका पारभासी का हो गया तेल लगा कागज, पेंट लगा कागज, ठीक है। और आपके परमाणु के मूलभूत कणों का नाम क्या क्या है, तो ये आपको पता होगा बच्चों। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, अच्छे हिंदी में लिख दूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, और तीसरा है आपका न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। अब ये बच्चों देखिए, एटम जो होता है आपका बीच में, इसमें इसके चारों तरफ जो चक्कर जो है लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और ये नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, मतलब इस पर ऋणात्मक चार्ज होता है। और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में बंध के इसी गोले के अंदर रहते हैं, इसी के चारों तरफ चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता है। प्रोटॉन जो है बच्चों पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन जो है उदासीन रहता है, इस पर कोई भी चार्ज बच्चों नहीं रहता है। अब देखिए, चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं, ये आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। चुंबकीय पदार्थ आपका बच्चों लोहा होता है, ये इसमें आता है कि कौन सा चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन ये होंगे, एक ऑप्शन अलग होगा, या उल्टा पूछ लेगा इसमें से कौन नहीं है, तो उसमें से कोई एक ये दे देगा, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और कोबाल्ट, ये सभी धातु हैं, लोहा, निकल और कोबाल्ट, ठीक है। इसके बाद है आपका अब तक कितने तत्वों की खोज हुई है, तो कुल बच्चों 118 तत्वों की खोज हुई है, ठीक है। और आपका जल किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, साफ साफ पता है, H2O फॉर्मूला है जल का हमारे, ठीक है। शरबत किसका उदाहरण है, तो शरबत बच्चों एक मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद है चीनी और जल किसके उदाहरण है, तो यौगिक का उदाहरण है। तो और अब कुछ खोज की बात आ गई, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, जो प्रोटॉन है जो पॉजिटिवली चार्ज है बच्चों, उसकी खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और इस पे चार्ज कौन सा होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने, जे लिख लीजिएगा और थॉमसन लिख लीजिएगा। तो जे थॉमसन ने की थी। कौन सा चार्ज होता है, तो ऋण आवेश इस पर होता है। और न्यूट्रॉन की खोज जो मैंने बताया था, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इसमें न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, चैडविक ने की थी। और ये जो उदासीन होता है। तो बच्चों देखिए, काफ़ी कुछ आज हम लोगों ने वीडियो के जरिए सीखा। तो ऐसे ही वीडियो अगर चाहिए हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।